वाली उम्मीदों वाली, जी हां, तमाम चिंताओं को पीछे छोड़कर दिवाली का यह त्योहार हमारे लिए उम्मीदों की रोशनी लेकर आया है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो में धन की वर्षा हो, आपको धमाकेदार रिटर्न्स मिले, इस उम्मीद को पूरा करने के लिए हमारे साथ इस दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए और आगे का डायरेक्शन आपको देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल सर और साथ ही एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार हमने थीम ये रखी क्योंकि 2019 से 2020 में वो सब कुछ हमने देख लिया जो कभी सोचा न था, चाहे वो बाजार में हो या बाजार के बाहर हो। तो जब हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं तो मधु सर एक चीज ये बताइए, अगली दिवाली तक कैसी उम्मीदें रखें, किस तरह की उम्मीदें रखें, क्या क्या अच्छा हो सकता है हमारे लिए? It's 1:30. अनिल जी, सर्वप्रथम आपको सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने बोला कि मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सबका पोर्टफोलियो अच्छा रहे, सबके घर में खूब जोर से धन की वर्षा हो। विद दैट ऑप्टिमिज्म मुझे तो काफी उम्मीद है अनिल जी, आने वाले एक साल में नहीं कई सालों में देखा जाए तो अब जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 5-6 साल में काफी ज्यादा मंथन हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफी ज्यादा मंथन हुआ है, कंपनीज में भी, और काफी सारे जो वीक प्लेयर्स हैं अपन देख रहे हैं वो काफी बिजनेस से चले गए। सो और आने ये लास्ट एक साल जो ये पूरा कोरोना का भी माहौल रहा, इसमें भी अपन ने देखा बहुत सारी जो कंपनियां, मैं उनको बोल रहा हूँ जो बेयर मार्केट सर्वाइवर हैं, वो एक्चुअली उभर के आई है। जितना मैक्रो इकोनॉमिक घबराहट है, अब जब अपन कंपनी के नतीजे देखते हैं और उनको गहराई से देखते हैं, उतनी घबराहट कंपनी के नतीजों में नहीं है। तो मैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ यहां से लगा के अगली दिवाली तक। इस दिवाली से अगली दिवाली तक बेहतर समय होगा, लेकिन पिछली दिवाली से इस दिवाली तक रामदेव सर, जिंदगी के और बाजार के कुछ तगड़े और बड़े लेसन जरूर मिले होंगे जो बताया आप, और वो हमें न सिर्फ अगली दिवाली तक जिंदगी भर याद रखने। पहले मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूं, बताएं सर। मैं सबसे पहले आपको और अपने सब व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं और चाहता हूं कि सब हेल्दी रहें और पोर्टफोलियो भी बहुत हेल्दी रहे। जी सर। तो इससे हम बातचीत चालू करते हैं। जी। पिछले एक साल देखिए, प्रेडिक्शन जो है, जो पिछले एक साल में लास्ट दिवाली में भी हमने बहुत अच्छे से बात की थी और बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। जी। लेकिन अगले 6 महीने में हुआ क्या कि कोविड हुआ, और मतलब जो वॉलिटिलिटी हमने लास्ट 12 महीने देखा है वो कभी देखा नहीं होगा, मतलब रिसेंट ईयर्स में देखे नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही तो जो पिछले 12 महीने जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, अगला 12 महीने ऐसा लगता है कि जल्दी जितनी चुनौतियां होती हैं, जो बाजार नीचे आती है और वहां से जो बाजार उठता है, उसके बाद जनरली ये देखा गया है कि अगला साल 2 साल बहुत अच्छे से बिकता है। आप देखेंगे कि मार्च से अभी तक जो है इंडेक्स ऑलरेडी 35-40% ऊपर है। तो ये जो ग्रोथ का जो माहौल है, जो नीचे से जो चल रहा है, लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब चीज जो है जो बात करेंगे, उससे जो माहौल बन रहा है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक माहौल बन रहा है, और हम तो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। तो ये अगला साल जब हम पीछे तकलीफ देख ही चुके हैं, तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा माहौल है कि अगले 12 महीने में जनरली यहाँ से बहुत बड़ी तेजी के लिए एक फाउंडेशन बन सकता है। एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भाई बाजार एक अनएक्सपेक्टेड वे में बाजार ऊपर जा सकता है, ऐसा माहौल बन रहा है। वाह, ये हुई ना बात सर। ये आपकी खूबी और खासियत है, जब मार्केट अच्छा हो तो आप पॉजिटिव होते ही कि चलिए बाजार अच्छा चल रहा है, सब तरफ बढ़िया है, और जब बाजार खराब हो तब भी आप अपनी पॉजिटिविटी छोड़ते नहीं कि बस ये तो बढ़िया मौका मिला है पैसा लगाने का। जब खराब बाजार हुआ हो, भाव खराब है, तभी तो पैसा लगा रहा है। लेकिन मधु सर एक चीज बताइए, अगले एक साल में क्या अच्छा हो सकता है बाजार के लिए? रामदेव सर भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, आप भी कह रहे हैं कि एक बड़ी तेजी की फाउंडेशन बन रही है, तो ऐसा क्या बढ़िया हो सकता है अगले एक साल में? अनिल जी, 3-4 चीजें देखिए। एक तो ये जो बाजारों में कोरोना वायरस को लेकर जो एक घबराहट है, कि इसका क्या होगा, क्या इसका अंत होगा। तो हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है,
पर जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरीके की या तो डॉक्टर्स इसको बराबर से ट्रीट करना चालू कर देंगे, उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई दवाई आएगी या कोई वैक्सीन आएगा। तो मैं काफी उम्मीद में हूं कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर में मेडिकल फ्रंट में वो एक क्लैरिटी आनी चाहिए। दूसरा जो है अनिल जी की जो अपन ने नंबर्स देखे लास्ट क्वार्टर में स्पेसिफिकली, वहां से जो पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पिकअप होनी चाहिए। अभी इस साल पूरे जितने पंडित है उनका सबका बोलना है कि जीडीपी को डिक्लाइन, मतलब 7 से 10% का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर वो मार्च तक वो होता है तो अगले साल में अपन ये मान सकते हैं कि कम से कम उतना या उससे ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ रेट 2021-22 में आना चाहिए। तीसरा है कि जो एक ग्लोबल लिक्विडिटी का जो माहौल बना है और ये जियोपॉलिटिकल एक जो माहौल बना हुआ है, वो सब चीज एक्चुअली इंडिया के लिए काफी फेवरेबल है। अगर आप देखो पूरी दुनिया में कहीं आपको पैसा लगाना है तो इंडिया विल डेफिनेटली इमर्ज कि ये फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है। तो मुझे काफी उम्मीद है कि ये सरकार ने भी जो 12 महीने में 15 महीने में जो अनिल जी कदम उठाए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स का रिडक्शन हो, चाहे वो अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, चाहे वो माइनिंग की रिफॉर्म हो, चाहे वो लेबर लॉस की रिफॉर्म हो, तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट एफडीआई का और एफआईआई का आने की उम्मीद है अगले 12 महीने में। इंटरेस्टिंग। तो अगले जी माधव साहब जी तो चालू होगा कि ऐसा आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा 12 महीने में आ जाएगा। अब जैसे हम सोचते हैं कि एप्पल की जैसी कंपनी में बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्लान कर रही है। बात है चाइना +1, ये जो बड़ी कंपनियों की स्ट्रेटेजी है उसका फायदा भी भारत को मिलेगा और बहुत कुछ अच्छी बातें शुरू हो सकती है अगले 1 साल में भारतीय बाजारों के लिए। रामदेव सर, आप जो कह रहे हैं कि एक बड़ी तेजी और अच्छी लंबी सस्टेनेबल तेजी के लिए फाउंडेशन बन रही है, ऐसा मानने के पीछे वजह? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बड़ी तेजी करने के लिए बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना। अब बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ आए कहां से? तो आप यदि देखेंगे तो जो सेक्टर्स हैं जहां जहां पर आपको प्रॉफिट आ सकते हैं, चाहे आईटी हो, चाहे कंज्यूमर हो, फार्मा हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, सो ये सब चीजों में तो थोड़ा प्रॉफिट है, लेकिन आपको ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट करने के लिए पूरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी हैज टू गो अप। अब यहां पर ऐसा है कि भाई अभी एक तो लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त ढंग से है, मतलब इंडिया में बहुत अच्छा लिक्विडिटी है एंड विश्वव्यापी तो अफलातून लिक्विडिटी है। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी हैज अनप्रेसिडेंटेड कम डाउन, मतलब जो अभी जिस रेट में कंपनीज बोरो कर रही हैं, जो शॉर्ट टर्म मनी 3-4% में और उससे भी कम में भी लोग ले रहे हैं, तो इतना कम इंटरेस्ट रेट हमने कभी देखा नहीं है। सो अनप्रेसिडेंटेड लो इंटरेस्ट रेट है। तो ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है कि भाई आप उससे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है पूरा कंपनीज का, वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगता है वो काफी कम हो जाएगा। आपका जो कोविड हुआ है उसके बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है बिजनेसेस में, उसी कारण से क्या हो रहा है कि जो वीकर कंपनीज हैं उनके जो बिजनेस है वो सबके सब स्ट्रॉन्गर कंपनीज में आ रही है। सो कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट और इन द फ्यू हैंड्स एंड एट हायर मार्जिन, एंड हायर मार्जिन में भी आपका इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि इकोनॉमी पिकअप होती है, भाई अगले साल तो आपका, इस साल आपका 10% नीचे आ रहा है, तो अगले साल 11-12-13% आपका जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट होने का ही है। वहां से आगे कैसे बढ़ाएंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन उस 11-12% में हर कंपनी 11-12% वापस नहीं बढ़ेगी। इसमें क्या है, जो कंपनी जो विनिंग कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, वो कंपनी जो है उनका ग्रोथ 20%, 25% आ सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि माहौल बन रहा है इस टाइप का ग्रोथ पुश देने का, और सरकार की भी मंशा ऐसी है कि आप जो है यहां से ग्रोथ बढ़ाएं। फिस्कल मॉनिटरी तो उन्होंने दी है, फिस्कल स्टिमुलस देके इस ग्रोथ को परमानेंट करें। अब वो परमानेंट होगा नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन अभी 12 महीने के लिए ऐसा लगता है कि काफी बड़ा ग्रोथ का एक फाउंडेशन बन रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि पहले तो कंपनियों की कमाई बढ़ने की तैयारी है, दूसरा लिक्विडिटी यानी पैसा भरपूर है, और तीसरा ब्याज दरें हैं एकदम नीचे पे। तो ऐसे में तेजी के लिए पूरा वातावरण तैयार है। लेकिन रामदेव सर, तेजी के साथ साथ कभी रिस्क भी रहती है, और आमतौर पर रिस्क कहकर नहीं आती। कुछ ऐसी कहकर या बिना कहे आने वाली रिस्क इस बाजार में कुछ हो सकती है, इसका कोई अंदाजा दे सकते हैं हम? अरे उसका कोई लिमिट नहीं है, और रिस्क नहीं है अनिल जी, रिस्क नहीं है। आपको मालूम है क्या है वो रिस्क?
द मोमेंट यू नो दैट दिस इज द रिस्क, देन दैट इज नॉट द रिस्क. जैसे कोविड जो था वो रिस्क था लेकिन अपने मामले में था. तो जो नॉन रिस्क है भाई, लिवरेज है, खराब मैनेजमेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कहीं पर कोई कमोडिटी दाम बढ़ सकता है, फैक्ट्रीज बंद हो सकते हैं, वो तो सब नॉन रिस्क है. लेकिन जो रिस्क मतलब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो पक्का कुछ कुछ छुपा हुआ रिस्क है. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू से दैट दिस विल बी द रिस्क व्हिच विल प्ले आउट. लाइक एक साल पहले कोई नहीं बोल सकता था कि कोविड का लफड़ा होगा, और आज कोविड ने पूरे संसार को एकदम मतलब रोक दिया है. तो मेरे ख्याल से रिस्क तो है ही, इन्वेस्टिंग में पक्का रिस्क है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. लेकिन ये डिफॉल्ट है बोलने का कि क्या क्या रिस्क है. एब्सोल्युटली. तो अननोन रिस्क पता नहीं, नॉन रिस्क बाजार को पता है. लेकिन एक सवाल जो मधु सर यहां पे बनता है वो ये कि भरोसा किस पर करना है, लोकल या ग्लोबल? ट्रिगर्स कौन से ज्यादा हावी रहेंगे? क्या ग्लोबल ग्रोथ के दम पर हम आगे चलेंगे या लोकल ग्रोथ हमारे जो है वो हमारे बाजारों को चलाएगी? क्या होने वाला है? अनिल जी, मुझे लगता है ग्लोबल लिक्विडिटी इंडिया में आएगी, पर ग्रोथ तो लोकल होगी तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं ना. ग्लोबल ग्रोथ से अपने को टू द एक्सटेंट अपन एक्सपोर्ट करते हैं इंपैक्ट होता है, पर ये 140 करोड़ आदमियों का देश है. जब तक कि लोकल ग्रोथ ना हो तब तक ग्लोबल ग्रोथ के भरोसे सिर्फ अपन आगे नहीं बढ़ सकते अनिल जी. तो मुझे ये लगता है कि एक थोड़ा कॉम्बिनेशन होगा, पर अपनी लोकल ग्रोथ पिकअप करेगी. जैसे हम लोग दोनों बोल रहे हैं कि अगर इस बार इतना स्टीप डिक्लाइन हुआ है जीडीपी का, तो अगले साल या उसके आने वाले 1-2 साल में तो कम से कम जीडीपी की ग्रोथ और ये बहुत सारे सेक्टर जो एकदम सप्रेस हो गए उनकी ग्रोथ आपको दिखेगी, और वो पूरी ग्रोथ लोकल ही होगी अनिल जी. अच्छा, लोकल ग्रोथ होगी तो रामदेव सर ये लोकल ग्रोथ किस तरह की होगी? क्या ट्रेडिशनली इकोनॉमी से जुड़े हुए वो सेक्टर ज्यादा बेहतर करेंगे या कुछ नए तरीके के बिजनेसेस, नई तरीके की थीम्स ये अब एक्शन में आने वाली है? अनिल, इसमें क्या है, देखिए सेक्टर्स का ऐसा है कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं. जैसे लो इंटरेस्ट रेट है, अभी लो इंटरेस्ट रेट में आपके घर भी बहुत बिक सकते हैं, तो रियल एस्टेट में बहुत तेजी हो सकती है. यदि सस्टेन 3-4%, 5% इंटरेस्ट रहा, यदि आपको हाउसिंग लोन 7% में भी मिल रहा है, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है. तो रियल एस्टेट में हो सकता है, आपके ऑटोमोटिव में आ सकता है. तो ये जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, अच्छा ये आपका रियल एस्टेट में हाउसिंग यदि बूम आया, विच इज मेरे ख्याल से सरकार को चाहिए कि जो रियल एस्टेट का जो हाउसिंग का बूम है उसको बहुत वो सपोर्ट करें, जहां तक बन सके सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक सेविंग्स बहुत है इस कंट्री में और घर की भी बहुत कमी है. यदि ये दोनों को हम एक साथ करें तो जो बूम बनेगा, और उसके साथ में सीमेंट, स्टील, पेंट्स, हर तरीके की चीजें बिकती हैं. तो अब ये क्या है, बूम कहां से होती है? बूम यदि रियल एस्टेट लेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है, उससे फिर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वहां पर तेजी आएगी. अदरवाइज आपके जो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, ये तो सब चलते ही रहेंगे, इवन इफ देयर इज नो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर एनी अदर सेक्टर. तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी चलेंगे. लेकिन मधु सर, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ नया एक्शन, नई थीम्स, ऐसा कुछ होने वाला है बाजारों में जो अब लोग रियलाइज करेंगे कि 12,000 के आसपास की निफ्टी पर कुछ नया सोचा जाए, नए निवेश के मौके देखे जाए, नई थीम्स देखी जाए? अरे जी देखिए, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि लास्ट 6 महीने में वो जो कोरोना का मार्च के टाइम जो घबराहट हुई लोगों को, उसमें अच्छे अच्छे लोगों ने अपना चश्मा उतार के टेबल पे रख दिया कि क्या होएगा पता नहीं है. और उस समय बहुत सारी कंपनियों के भाव मुझे लगता है आर्टिफिशियली इतने लो लेवल पे चले गए. स्पेसिफिकली अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करो ना, आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा लो लेवल पे चले गए, क्योंकि उस समय ऐसा किसी को भी नहीं लगा था कि ये 6-9 महीने के अंदर कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा. तो पहले तो वो एक बात है. अब दूसरी ये जो बात है, आप पूछ रहे हो ना अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तो अपॉर्चुनिटी एक, अगर अपन सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की बात जनरल कर सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी है कि उन सब सेक्टर में जो बेयर मार्केट सर्वाइवर है, वो जो कंपनियां हैं जो ये माहौल में भी रह के चल गई और जिन्होंने इस माहौल में भी अपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट दिखाया है, जिनकी बैलेंस शीट अभी भी इंटैक्ट है,
और जहां पे अब हमको बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैं देख रहा हूं अपने को अवेलेबल है इस वक्त ऑन अ बॉटम अप बेसिस। पर बात क्या है ना अनिल जी, बिकॉज लोगों ने इतना नीचे का स्तर देख लिया ना, अभी कोई शेयर अगर 30 रुपए का था एकदम आर्टिफिशियली लो हो गया, और आज अगर 90 का भाव है तो सबको लगता है नीचे से दोगुना हो गया है। अरे वो 30 का भाव ही गलत था, वो जो 30 रुपए का भाव हुआ था वही गलत था, और अब वो बिकॉज 200% आगे बढ़ गया है, इसलिए किसी का हाथ नहीं चलता है शेयर लेने का। वो 90 में भी बहुत सस्ता है पर किसी का हाथ नहीं चल रहा है। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये जो मैंने आपको बोला ना, जैसे पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे क्लियरली दिख रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है। आपको एक छोटा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आप देखो, सपोजिंग एक जो नेग्लेक्टेड सेक्टर है, एक से रियल एस्टेट होगी, अपन ने बात करी अनिल जी, 2007-8 में रियल एस्टेट सेक्टर वॉज 7.5% ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप। हाउ मच? 7.5%। जी। व्हाट इज इट टुडे? इट इज लेस देन 0.5%। आफ्टर 13 years इट इज लेस देन 0.5% ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप। अभी इसमें बहुत सारी कंपनियां चली गई, इसके बाद 13 साल में कितने सारे चेंजेस हो गए, रेरा हो गया, इतनी दुनिया भर की चीजें हो गई। अब जो आदमी बचेगा, अब जब तेजी आएगी तो वो पैसा कमाएगा ही ना। सो वी हैव टू लुक एट इट इन एवरी सेक्टर अकॉर्डिंग टू दी बॉटम अप अपॉर्चुनिटी। अनिल जी, मेरे दिमाग से स्लिप ना हो जाए, मैं यही सोच रहा था, लोगों को सब रिस्क लगता है इक्विटी में इन्वेस्टिंग का। मैं एक बहुत अहम मुद्दा आपको बोलने वाला, मुझे लगता है कि लास्ट 15 साल में मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रिस्क इज नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस एटमॉस्फेयर। अगर आप 4% ब्याज मिल रहा है बैंकों में, रियल एस्टेट में कोई रिटर्न नहीं है 10 साल से, अच्छी कंपनियों के बॉन्ड 5-6% में जा रहे हैं, अगर आपका इन्फ्लेशन 3-4% है, आप इसको बीट कैसे करोगे? तो अगर आप इस रिस्क के भरोसे बैठे हो कि बाजार घट जाएगा और आपको सस्ते में मिल जाएगा, ये इन्वायरमेंट में अच्छी कंपनियां बहुत ज्यादा सस्ते में नहीं मिलने वाली है। तो जब बिगेस्ट रिस्क इज कि अगर आप वो देखते रह गए, हमको घटेगा तो लेंगे, हो सकता है अच्छी कंपनियां बढ़ती ही चली जावे। तो द बिगेस्ट रिस्क माइट बी नॉट इन्वेस्टिंग इट एज इट इज बीन प्रूवन। लास्ट 15 साल में इवेंट कोई कम हुए ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी इक्विटीज ने 14%, 15% रिटर्न तो दिया ही है। So the people who are in sideline, they can continue to wait for good opportunity and good prices. But when the prices come, at that time the environment is very bad. So I am saying there are tremendous opportunity on a bottom-up basis. Investors should do their work and start investing rather than waiting for the most opportune time to start it. बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि रिस्क नहीं इन्वेस्ट करने में ज्यादा है, इन्वेस्ट करने में कम है, क्योंकि नहीं तो करेक्शन का इंतजार करते रह गए और जितना पैसा शायद करेक्शन में नहीं जाए उतना करेक्शन के इंतजार में चला जाए। लेकिन सर वो आप जब बोले थे मेरे दिल में एक बात है, आप कहें तो पूछ लूं मधु सर, वो कह रहे थे ना कौन सा स्टॉक है जो 30 रुपए में नीचे खोटा भाव था, अब 90 हो गया, अभी भी बहुत अच्छा, वो किस शेयर का एग्जाम्पल दे रहे थे आप? अनिल जी, आई विश मेरे को शेयर अभी तो मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं चाहता हूँ, शेयर का नाम लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं आज बोल के चला जाऊं और कल वो कंपनी ऊपर नीचे हो जाए तो बोले मधुकेला ने बोला था, में आके पर मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी इंडस्ट्री में आप निकाल के देखो नहीं जी, ऐसे आपको 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वो नीचे का भाव हो गया था, खोटा हो गया था। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको 10 एग्जाम्पल ऑफलाइन दे दूंगा, आप अपने दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, मैंने कहा कि एक बार चांस दो मधु सर से, शायद मुंह से निकल जाए, यू नेवर नो। लक्ष्मी जी का त्योहार है, हमेशा तो आपके जबान पे सरस्वती जी विराजमान रहती है, कभी ये भी मौका देख लें। अच्छा रामदेव सर, ये बताइए अब यहां से कोरोना के बाद क्या कुछ नई इन्वेस्टमेंट थीम्स आप सोच रहे हैं कि ये सेक्टर जैसे हैं जो अब तक लोग बहुत ज्यादा नहीं देखते थे, लेकिन अब यहां पर ग्लोबली हमारे मार्केट में यहां पे ऐसे ज्यादा बनेंगे या ज्यादा बन सकते हैं, जो लोगों के कामकाज करने के तरीके में, रहने के तरीके में बदलाव आ रहा है, उसके चलते क्या कुछ बदलने वाला है सर? देखिए, मैंने मतलब जो आने वाला जो माहौल है उसमें जो 4-5 बड़ी चीजें जो काम कर रही हैं वो तो अपन ने बात कर लिया, चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे लो इंटरेस्ट रेट हो, लो ऑयल प्राइसेस हो, फॉरेक्स बैलेंस जो हो यहाँ पर इंडिया में इकट्ठा हो रहा है, $560 बिलियन हो गया है, और इंफ्रा पुश जो गवर्नमेंट से आने वाली है, ये सब चीजें होंगी, पक्का होंगी, पर ये समय लगेगा। एक दूसरा चीज जो जो इंटरनेट के कारण से जो बिजनेस मॉडल बदल रही हैं और
उसमें जो तेजी आ रही है कंपनीज में जो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को डिजिटल बना रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो। आप देखिए, आप HDFC लाइफ का जो इंटरव्यू है पेपर में, आप देखिए दे हैव टॉक्ड अबाउट कि वो जो इंटरनेट का पावर कैसे यूज कर रहे हैं। तो जहां जहां पर इंटरनेट का जो पावर है उसको बिजनेस मॉडल में आप यूज कर रहे हैं, आप डिजिटल बिजनेस ना हो फिर भी जो कन्वेंशनल बिजनेस हैं, पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विसेज, कौन कौन से बैंक्स हैं, कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कौन से बुकिंग हाउसेज हैं, कौन एजेंसीज हैं जो डिजिटली दे आर मोर पावरफुल देन अदर्स। तो ये जो एक्सप्लॉइटिंग द डिजिटल रीच और डिजिटल पेस ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो कंपनीज अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर पा रही हैं, वो सब कंपनी भी अपने आप में एक नए इन्वेस्टमेंट के लिए बनेंगी। वो कंपनी जो है बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, उनके अर्निंग्स फास्ट ग्रो होंगे और आपको पैसे बहुत अच्छे बनेंगे उसका पोर्टफोलियो में। ठीक बात है। तो नई तरह के बिजनेसेस जो अब कामकाज करने के तरीके, रहने के तरीके बदले हैं, उनमें भी बहुत कुछ आपके लिए बदलाव आने वाला है। हमने सेक्टर्स की बात की, थीम्स की बात की, अब कुछ एसेट क्लास पे आना चाहता हूं। मधु सर, 4 एसेट क्लास, इक्विटी, फिक्स इनकम यानी डेट, रियल एस्टेट और साथ ही आपके गोल्ड सिल्वर, गोल्ड मान लें, इन चारों में अगली दिवाली तक या आपको लगे तो 2-3 दिवाली तक किस तरह के रिटर्न्स किस में आ सकते हैं और प्रायोरिटी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए? मुझे लगता है अनिल जी, मेरा हाईएस्ट कन्विक्शन है रिटर्न अभी इक्विटी में सबसे ज्यादा आएगा। एंड आई एम ए लोनर व्हेन आई से कि मुझे लगता है मिड कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि वहीं पे सबसे ज्यादा भाव जो है काफी अट्रैक्टिव हो गए एट वन लेवल। सेकंड, मुझे लगता है कि अब रियल एस्टेट में भी जो है, क्योंकि अपन 13 साल से मंदी देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के प्राइसेस भी घटना बंद होंगे। और जितना मैं लोगों से बात करता हूँ और समझ में आ रहा है कि लास्ट 2-3 महीने में एक्चुअली रियल एस्टेट का सेल्स भी काफी पिकअप हुआ है एक्चुअली ऑन द रेसिडेंशियल साइड। सो एलोकेशन स्ट्रैटेजी है अनिल जी। कोई भी एसेट क्लास में एक नॉर्मल इन्वेस्टर को 100% पैसा तो एक एसेट क्लास में नहीं डालना चाहिए, पर मैं बोलूंगा हाईएस्ट एक्सपोजर शुड बी ऑन इक्विटी, followed by maybe real estate, then followed by gold and then debt. ओके, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड और फिर डेट। जी मधु सर। हाँ, बस ये मेरा प्रेफरेंस होगा, क्योंकि डेट में जैसे आप देख रहे हैं रिटर्न 5-6% की है। अच्छे से अच्छा बॉन्ड लो या कोई भी बैंक में डिपॉजिट करो, और अगर आप फुल टैक्स देंगे तो उसमें भी 40% टैक्स लगता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो एक्चुअली आपके हाथ में कुछ भी रिटर्न आ ही नहीं रहा है अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इक्विटी में भी आपने कहा मिड कैप्स प्रिफर्ड है, रियल एस्टेट में कमर्शियल या रेसिडेंशियल सर? रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल साइड में। रेसिडेंशियल, ठीक है। रामदेव सर, सवाल आपसे भी यही है, चारों एसेट क्लास में आपकी प्रेफरेंस कैसी है सर? मेरा तो इक्विटी है, तीनों एसेट क्लास। चारों इक्विटी? आपको चारों इक्विटी है, लेकिन यदि आपको कोई आप में हिम्मत नहीं है पूरा 100 टका खरीदने का, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस की बात है जी, तो आप उसमें फिक्स इनकम ले लीजिए आप। ओके, जितना जैसे मतलब 50% आपको इक्विटी खरीदा तो 50% आप फिक्स इनकम लें, और बाकी आपको रहने के लिए घर की जरूरत है, बहुत जरूरत है। और गोल्ड जो है मतलब सेलिब्रेशन के हिसाब से, घर के लेडीज के हिसाब से। सो मेरे हिसाब से तो 2 एसेट क्लास है, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। रियल एस्टेट मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करें, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट इतना ज्यादा है कि 10-20% तो लेने बेचने में निकल जाएगा। सही बात है। और लिक्विडिटी बहुत होता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता है रियल एस्टेट। बट जो उनके मास्टर हैं, जो कंफर्टेबल हैं, वो 1/3 रियल एस्टेट, 1/3 इक्विटी, 1/3 डेट, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा सर, इक्विटी में यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करना है, लार्ज कैप्स में या मिड कैप स्मॉल कैप्स बेहतर है? जहां पर देखिए, जहां पर आपको आइडिया आता है, आइडिया जो है कैप देख नहीं आता है, साइज देख के नहीं आता है। यदि आपको ऑटोमोटिव कंपनी चाहिए तो बड़ा ही मिलेगा, और आपको यदि बैंक चाहिए तो बड़ा ही मिलेगा। लेकिन कई छोटी छोटी कंपनीज हैं, निशेज हैं, वहां पर आपको कई सेक्टर्स में आपको कंपनीज जो है ना काफी छोटी हैं, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप भी खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो आई एम अ कैप इंडिपेंडेंट गाय इक्विटी में, और मैं छोटी से छोटी कंपनी खरीद सकता हूँ, बड़ी से बड़ी कंपनी खरीद सकता हूँ। तो मेरे को
specific, so long as I am getting good company at reasonable price, I'll buy it. बिल्कुल। और सर, शो का समापन करूं उससे पहले, जाने से पहले एक मंत्र, एक मैसेज जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि इस दिवाली पर क्या संकल्प ले, प्रण ले, या क्या कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगे, मधु सर? equity markets, all this volatility is only an opportunity. आप अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से करें और कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करें। जहां पे भी आप कर रहे हैं कन्विक्शन के साथ करें, क्योंकि आप जैसे ही कुछ इन्वेस्ट करोगे 5 आदमी आपको डेफिनेटली समझाने के लिए आ जाएंगे, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। तो आप अपना होमवर्क करके कन्विक्शन के साथ करें और एक फ्रेमवर्क बना के उस फ्रेमवर्क को फॉलो करें। अगर आप खुद अपने आप पैसा, पर्सनल पैसा अपने आप लगा रहे हैं तो ठीक बात है, बिल्कुल। रामदेव सर? मैं बोलूंगा कि भाई डोंट स्पेकुलेट इन द इक्विटी मार्केट्स, डोंट टेक लिवरेज एंड डोंट टाइम द मार्केट। जितना आपको लगाना आप लगाइए और शांति से बैठिए। तो इट इज द टाइमिंग द मार्केट विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। एब्सोल्युटली। पहला, अपना होमवर्क करके करें, जो मधु सर कह रहे हैं। दूसरा, रामदेव सर कह रहे हैं, स्पेकुलेशन न करें, सट्टा न करें, इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि आप वोलेटिलिटी का, उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।